मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है, राष्ट्र की उन्नति में मैं सदैव तत्पर रहूँगी, अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूँगी। जय हिंद। स्वतंत्र राज्यों के क्रम में हम लोग देख रहे थे, अब तक जो है बंगाल देखे किस तरीके से स्वतंत्र जो है एक राज्य बना, फिर बाद में अंग्रेज उसको हड़प लेते हैं। इस क्रम में जो है आज हम लोग अवध का अध्ययन करेंगे। जो हमारा राज्य है अवध, जो आज वर्तमान में उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, इसका अस्तित्व कैसे आया और कौन कौन इसमें जो है नवाब हुए। अवध के राजा को क्या कहा जाता था? नवाब कहा जाता था। कहते हैं नवाबी झाड़ रहा है, अभी भी ये शब्द आता ना, बहुत नवाबी झाड़ रहा है। अवध के नवाब बड़े नवाबी हुआ करते थे। अभी बताएं किस तरीके से नवाबी कर रहे थे। जो है वाजिद अली शाह जो है बहुत बड़े नवाब थे, उन्हीं के नाम पर ही सब नवाबी आती है। तो अवध राज्य की स्थापना जो है सबसे पहले किसने की थी? शहादत अली ने, शहादत खान ने या शहादत अली ने? शहादत खान है, ठीक है। शहादत खान, इसने अवध की स्थापना की थी। उस समय मैंने बताया था कि मोहम्मद शाह रंगीला के दौरान बहुत सारे राज्य जो है स्वतंत्र हुए थे, उसमें अवध भी था। कई राज्य स्वतंत्र हुए थे किसके समय में? मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला के समय में। तो उसके दौरान जो है शहादत अली ने भी अवध की स्वतंत्र सत्ता स्थापित की थी। सूबेदार बना करके इसको 1722 ईस्वी में भेजा जाता है। कहाँ पर? कौन सा सूबा? अवध का सूबा। उस समय अवध एक सूबा हुआ करता था, किसका? मुगलों का। अवध सूबा था ना, अवध किसका सूबा था? सूबा मतलब राज्य, मुगलों का राज्य था। और मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। तो उसने जो है 1722 ईस्वी में शहादत खां को जो है वहाँ का सूबेदार बनाकर भेजा। कहाँ का? अवध का। और इसने जो है धीरे धीरे, चूँकि रंगीला उस समय सब कमज़ोर शासक थे, तो धीरे धीरे इसने अपने वहाँ जा कर के एक अलग ही राज्य स्थापित कर लिया। और ये अवध राज्य जो है स्थापित जो किया, ये इसकी सीमा रेखा क्या है, कहाँ तक इसका विस्तार है, ये लोग हम नक्शे पे समझते हैं। ये हमारा प्यारा सा हिंदुस्तान है। अब इस हिंदुस्तान में जो है इधर पर बिहार और उत्तर प्रदेश, वर्तमान में बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे जो है यहाँ से एक नदी है जिसको बोलते हैं कर्मनाशा नदी। कौन सी? कर्मनाशा नदी। कर्मनाशा नदी है बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे। और इधर है कन्नौज। इधर क्या है? कन्नौज वर्तमान का। तो कन्नौज और कर्मनाशा नदी के बीच का जो क्षेत्र था वो क्या कहलाया? अवध कहलाया। वो क्या कहलाया? अवध। तो अवध का विस्तार कहाँ तक था? कन्नौज और कर्मनाशा नदी के बीच में, ठीक। और इसकी राजधानी बनाई इसने किसको? फैजाबाद को। लखनऊ को नहीं, किसको बनाई पहले? फैजाबाद। फैजाबाद को इसने क्या बनाई? अपनी राजधानी। किसने? शहादत खान ने। शहादत खान ने फैजाबाद को अपनी क्या बनाई? राजधानी बनाई। और जो है ये अवध जो क्षेत्र था, अवध जो सूबा था, राज्य था, यहाँ पर अंग्रेज बैठे हुए थे। ये इस तरीके से विस्तृत था अवध क्षेत्र जो है। और यहाँ पर बंगाल वाले क्षेत्र में कौन थे? अंग्रेज हुआ करते थे। कौन थे? अंग्रेज। और इधर वाले क्षेत्र में कौन थे? मराठे थे। इधर वाले क्षेत्र में मराठे बैठे हुए थे। तो मराठे और अंग्रेजों के मराठे और अंग्रेज दो शक्तियाँ थी। उसमें मराठा भी उभरती हुई शक्ति थी ना, बहुत तेज़ी से उभर रही थी। पूरा यहाँ तक जो है कटक से अटक तक मैंने बताया था विस्तार कर लिया था पूरा। तो बहुत तेज़ी से विस्तार कर रहे थे। और इधर अंग्रेज भी अपना एक्सपेंशन कर रहे थे। तो अंग्रेज और मराठों के बीच में अवध स्थित था। अंग्रेज और मराठों के बीच में अवध स्थित था। इस तरीके से ये पूरा अवध था, इनके बीच में ये स्थित था। तो इसको कहा गया जो है आपका, इसको बफर स्टेट कहा गया। इसको क्या कहा गया? बफर स्टेट। तो प्रश्न आता है कभी कभी कि अवध मतलब भारत में अंग्रेजों के समय बफर स्टेट कौन सा राज्य काम करता था? अवध। बफर स्टेट का मतलब होता है ऐसा राज्य जो दो शक्तियों के बीच शांति से बैठा हो। यानी अगर इधर से आक्रमण करने वाले हो अंग्रेज, तो अवध जो है बीच में बाधा बन रहा हो, बीच में मतलब बैठा हो। और अगर मराठे आक्रमण कर रहे हो जो है अंग्रेजों पे, तो कौन सा? अवध जो है उसमें बाधा बन रहा हो। यानी अवध जो है एक ऐसा उस समय शांत प्रिय जो है सूबा था, जो इन दोनों के बीच में क्या काम कर रहा था? बफर स्टेट का काम कर रहा था। दोनों के बीच में बफर स्टेट का काम कर रहा था। जैसे नेपाल है, अभी नेपाल यहाँ पर है ना, तो और ऊपर चीन है और भारत है। तो नेपाल और चीन के बीच में बफर स्टेट कौन सा हो गया?
वो भारत और चीन के बीच में बफर स्टेट क्या हो गया? नेपाल हो गया। भारत और चीन के बीच में बफर स्टेट क्या हो गया? नेपाल हो गया। ऐसे ही बफर स्टेट अवध था किन दोनों के बीच में? अंग्रेजों और मराठों के बीच। तो प्रश्न सीधे सीधे आता है कि अंग्रेजों और मराठों के बीच कौन सा राज्य बफर स्टेट का काम करता था? अवध। तो नवाब जी सआदत अली खां जो है, इन्होंने 1722 से लेकर 1739 तक जो है सत्ता संभाली। 1722 से लेकर 1739 तक सत्ता संभाली। और इसी दौरान 1739 ईस्वी में ही नादिर शाह भारत आता है। कौन आता है? नादिर शाह। नादिर शाह भारत आता है। एक कहानी मैंने बताई थी नादिर शाह की। नादिर शाह जब भारत आता है सबसे पहले पहुंच जाता है कहाँ पर? अवध पहुंच जाता है। और अभी 1739 में ही इन्होंने अपना स्वतंत्र सत्ता स्थापित की थी सआदत अली ने। अभी इतना ज़्यादा इनका जो है धन संपत्ति थी नहीं। तो नादिर शाह तो लूटने आया था। तो सआदत अली बोलते हैं महाराज हमको बख्श दो, हमारे पास कोई संपत्ति नहीं है, मैं तुमको जो है आसान रास्ता बताता हूँ, जा कर के रंगीला के पास जाओ और वहाँ पर तुमको क्या मिलेगा? संपत्ति मिलेगी। कहता ठीक है भाई, जा तो रहे हैं, लेकिन अगर वहाँ संपत्ति नहीं मिलेगी तो लौट कर आएंगे और तुमको ऐसा मारेंगे कि नाखून अलग उखाड़ेंगे, दांत अलग उखाड़ेंगे, कान अलग उखाड़ेंगे, मतलब तड़फा तड़फा के मारेंगे। बेचारा डर गया। कहा ठीक। तो कहा महाराज अगर पा जाना पैसा, महाराज नहीं आक्रमणकारी था, कहा जो है बादशाह अगर पैसे पा जाना, संपत्ति पा जाना तो ठीक है कोई बात नहीं, नहीं तो मार देना। तो तैयार हो गया। कहा ठीक है जा रहे हैं अवध। वहाँ अवध से जो है मुगल दरबार। तो मुगल में गया, जो है दिल्ली गया और दिल्ली में खूब लूटपाट मचाई और रंगीला भाग गया दिल्ली छोड़ करके। रंगीला भाग गया दिल्ली छोड़ करके और इतनी संपत्ति लूटी कि उसके पास जो है पूरा भर गया था, जो है खजाना ही भर गया ले जाने के लिए, पूरा उसका व्हीकल्स ही भर गया। तो लौट कर देने आ रहा था कि चलो भैया उसको भी दे आए, उसने रास्ता दिखाया था। ये बेचारा डर गया, बोला कि अगर नहीं मिलेगा लौट के आएंगे काट देंगे। तो फिर ऐसी स्थिति में इसने विष खा करके, जहर खा करके आत्महत्या कर ली थी। तो ये वही सआदत खां है जिसने 1739 ईस्वी में जो है नादिर शाह के आक्रमण के दौरान विष खा करके, जहर खा करके क्या कर लिया था? आत्महत्या कर लिया था। ठीक। इसके बाद में ऐसे धीरे धीरे करके लगभग 11 जो है नवाब होते हैं। तो सआदत खां के बाद में फिर नवाब बनता है सफदरजंग। कौन बनता है? सफदरजंग। पहले इनके नाम लिख लेते हैं। सफदरजंग बनता है। सफदरजंग 1739 से लेकर के 1739 से लेकर के 1754 तक रहते हैं। कब तक रहते हैं? 54 तक। और सफदरजंग के बाद में होते हैं शुजाउद्दौला। कौन होते हैं? शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला का कार्यकाल है 1754 से लेकर के और 1775 तक। कब तक है? 1775 तक। और शुजाउद्दौला के बाद चौथे नंबर पे आते हैं आसफ उद्दौला। कौन आते हैं? आसफ उद्दौला। ठीक है, आसफ उद्दौला। इसके बाद आते हैं, इनका कार्यकाल है 1775 से लेकर के 1797 तक। 1797 तक। और 5वें नंबर पे आते हैं वजीर अली। 5वें नंबर पे कौन आते हैं? वजीर अली। वजीर अली आते हैं और इनका 1797 और 98 का कार्यकाल रहता है। 97 और 98 का कार्यकाल रहता है। और छठे नंबर पे आते हैं यही सआदत, ये वाले इनका दूसरा नाम है। दूसरे आएंगे, अभी इतने समय तक थोड़े नहीं, तो विष खा के मर गया था बेचारा। तो सआदत अली खां आते हैं, तो ये दूसरे सआदत थे, इसलिए इनका नाम रखा गया सआदत अली खां सेकंड। क्या रखा गया? सेकंड। अब ये 1798 से 1814 तक रहते हैं। कब तक रहते हैं? 1814 तक। और इसके बाद में जो है कुछ जो है एक आता है गाजीउद्दीन। कौन आता है? गाजीउद्दीन हैदर अली। गाजीउद्दीन हैदर अली। ठीक है, गाजीउद्दीन हैदर अली। और 8वें नंबर पे आते हैं हैदर अली। 8वें नंबर पे कौन आते हैं? हैदर अली। हैदर खां आते हैं। हैदर अली नहीं, हैदर अली खां लिख दो या कुछ भी लिख दो। तो हैदर खां आते हैं। और 9वें नंबर पर आते हैं, हैदर खां के बाद आता है आपका मोहम्मद अली। कौन आता है? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली। ठीक है। और 9वें नंबर पर आते हैं आपके, और 9 हो गए, 10वां, हाँ 10वां नंबर आएगा। 10वें नंबर पे आते हैं आपके अहमद अली, अमजद अली। कौन आते हैं? अमजद। अमजद खां से याद करना है, अमजद खां या अमजद अली। और 11 नंबर पे सबसे आखिरी है वाजिद अली शाह। कौन आते हैं? वाजिद अली शाह। ठीक है, हाँ इनका कार्यकाल याद रखो 1800
47 से लेकर के 1856 तक, बस बाकी इनके नहीं मतलब का नहीं है। तो देखो इनको किस तरीके से हमको याद रखना, हालांकि इनसे प्रश्न नहीं आते हैं लेकिन फिर भी एक बार नज़र मार लो। सआदत खां जिसने क्या किया था, स्थापना की थी। सआदत खां जिसने 1722 से लेकर 1739 तक तो ये जो है यहाँ का जो है सूबेदार रहा, नवाब रहा। फिर बाद में लास्ट 22 में तो सूबेदार बनाकर भेजा गया। फिर बाद में ये स्वतंत्र जो है शासक बन जाता है। तो नवाब, पहला नवाब कौन था? सआदत खां था। अवध का पहला नवाब कौन था? सआदत खां। इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? फैजाबाद को। इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? फैजाबाद को। और इसके समय में क्या होता है? नादिर शाह का आक्रमण होता है 1739 में। ये कहानी गई। फिर सफदरजंग आता है। दोनों देखो ये तीनों सासे हैं, इनका नाम क्रम याद रखना, सआदत खां, सफदरजंग, शुजाउद्दौला। तीन ये हो गए शाह वाले, ये याद हो सकता है। उसके बाद में शुजाउद्दौला के बाद फिर दूसरा दौला आएगा जिसमें आसफ लग जाएगा, आसफुद्दौला। फिर इसके बाद में वज़ीर अली आएगा जो कोई मतलब का नहीं है, ठीक, बीच में फंस गए वज़ीर अली 5वें नंबर पे। फिर आएगा सआदत अली खां द्वितीय, सआदत खां 6ठे नंबर पे। फिर सआदत आ जाता है लेकिन ये दूसरा सआदत है, तो सआदत अली खां सेकंड, ठीक है। इसके बाद में हैदर अली, गाज़ीउद्दीन हैदर अली, फिर हैदर खां, मोहम्मद अली, ये सब नकारा है, कोई मतलब के नहीं है, इसलिए इनका ज़्यादा महत्व नहीं है। और इसके बाद में अमजद खां, ये भी ऐसे ही है। फिर आखिरी कौन है? वाजिद अली शाह। कौन है? वाजिद अली शाह। ये थोड़ा महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा सा देखेंगे। तो इस तरीके से इनका क्रम है। एक बार देखो, सआदत खां, सफदरजंग, शुजाउद्दौला, आसफुद्दौला, ठीक है। और आसफुद्दौला के बाद वज़ीर अली, वज़ीर अली के बाद में सआदत अली खां 6वें नंबर, सआदत अली, फिर गाज़ीउद्दीन हैदर अली, फिर हैदर खां, फिर उसके बाद में मोहम्मद शाह, मोहम्मद अली शाह या मोहम्मद शाह, मोहम्मद अली शाह। और उसके बाद में जो है अमजद खां, अमजद अली खां या अमजद खां जो है। और अमजद अली खां के बाद में वाजिद अली शाह, आखिरी नवाब। तो 11 नवाब होते हैं। कितने नवाब होते हैं अवध में? 11 नवाब होते हैं। और सबसे पहला नवाब था सआदत खां। अब सफदरजंग की बात करेंगे। देखो इसका जो है ये दामाद था, भतीजा भी था। क्या था? दामाद और भतीजा, सगा भतीजा था। इसके भाई का बेटा था। ऐसे मुस्लिम धर्म में हो जाती है शादियाँ। तो इसका भतीजा भी था क्योंकि इसकी कोई भी पुत्री जो है बेटे नहीं थे, इसकी पुत्री थी। तो ये जो है सफदरजंग को क्या बनाता है? अपना जो है घोषित करता है नवाब, अगला नवाब। तो 1739 से 1754 तक ये अगला नवाब रहता है। इस समय 1748 में जो है मुग़ल सम्राट कौन बनता है? अहमद शाह। कौन बनता है? अहमद शाह। और इसी समय 1748 से 1761 के बीच में अहमद शाह अब्दाली का क्या होता है? भारत पर आक्रमण होता है। तो 1748 में जब अहमद शाह अब्दाली का भारत में आक्रमण होता है, तो इस आक्रमण के दौरान जो है सफदरजंग जो नवाब था अवध का, इसने क्या किया? जो है अहमद शाह की तरफ से भाग लिया। कौन से अहमद शाह? भारत वाले मुग़ल सम्राट अहमद शाह की तरफ से भाग लिया युद्ध में। और जो है अब्दाली के खिलाफ भाग लिया। 1748 के जो है युद्ध में भाग लिया। किसकी तरफ से? मुग़ल सम्राट अहमद शाह की तरफ से। इसलिए मुग़ल सम्राट अहमद शाह प्रसन्न होकर के इसको अपना वज़ीर भी नियुक्त करता है। क्या नियुक्त करता है? वज़ीर भी। अभी ऐसा थोड़ी नहीं था कि अवध जो है बिल्कुल भारत से अलग हो गया, अलग देश हो गया। ऐसा देश नहीं था, स्वतंत्र राज्य थे, देश थोड़े नहीं थे। तो मतलब नवाब भी था अवध का और वज़ीर भी नियुक्त करता है। कहाँ का? मुग़ल सम्राट का। अभी तो मुग़ल केंद्रीय सत्ता थी, तो मुग़ल सम्राट का क्या बनाया जाता है? इसको वज़ीर बनाया जाता है। लखनवी तहजीब को जन्म दिया। कभी कभी प्रश्न आ जाता है, लखनवी तहजीब को किसने जन्म दिया? तो सफदरजंग ने। किसने जन्म दिया? सफदरजंग। लखनऊ तहजीब मतलब लखनऊआ जो है बोलचाल, लखनऊआ पहनावा, ये सब लखनऊ तहजीब के अंतर्गत आता है, ठीक है। लखनऊ तहजीब जो है, जब लखनऊ जाओगे तो आप अलग ही अंदाज में देखने को मिलेगा, लगेगा कि हाँ अवध के नवाब के क्षेत्र में आ गए हैं। तो इसने जो है लखनऊ तहजीब को किसने जन्म दिया? सफदरजंग। और इसके बाद में शुजाउद्दौला। इससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं क्योंकि हम लोग इसको मुग़ल सत्ता में भी पढ़े थे शुजाउद्दौला को। शुजाउद्दौला ये वही है जिसके यहाँ शाह आलम द्वितीय पधारे हुए थे, शरण लिए हुए थे। शाह आलम द्वितीय शरण लिए हुए थे। अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली में अपने व्यक्ति को बैठा दिया था वज़ीर बना करके, ठीक है। तो इसलिए उससे डर करके भाग करके कहाँ शरण लिया था शुजाउद्दौला? अवध में। और अवध में नवाब कहाँ? वो शुजाउद्दौला कह रहा हूँ। और अवध में नवाब कौन था? शुजाउद्दौला। और शाह आलम द्वितीय जो मुग़ल सम्राट था, इसके समय शरण लेकर के बैठता है कहाँ पर? अवध में। और उसी समय बंगाल में मीर जाफ़र को राजा बना देते हैं अंग्रेज़, और मीर कासिम भाग करके शरण लेता है कहाँ? आज शुजाउद्दौला के पास, अवध आ जाता है। दोनों मिलते हैं। हाँ, मतलब सम्राट भी था और
अब वाजिद अली वो क्या नाम है, मीर कासिम भी था। कौन था? मीर कासिम। दोनों मिलते हैं तीसरे के यहाँ। कहाँ मिलते हैं? शुजाउद्दौला के जो है नवाबी क्षेत्र में, अवध में। और तीनों बनाते हैं तिरगुट। क्या बनाते हैं? तिरगुट। और कहते हैं चलो आक्रमण करते हैं। कहाँ? बंगाल पर। और बंगाल पर आक्रमण करते हैं तो 1764 ईस्वी में क्या होता है? बक्सर का युद्ध होता है। क्या होता है? बक्सर का युद्ध। और बक्सर के युद्ध में कौन जीतते हैं? अंग्रेज जीतते हैं। तिरगुट नहीं जीतते हैं। कौन जीतते हैं? अंग्रेज। मीर कासिम तो भाग जाता है वहाँ से। शुजाउद्दौला और जो है शाह आलम द्वितीय को पकड़ लिया जाता है। और 1765 में इलाहाबाद की पहली संधि होती है। फिर 1765 में ही इलाहाबाद की दूसरी संधि होती है। तो पहली संधि किसके साथ होगी? जो बड़ा होगा। बड़ा कौन था? मुगल सम्राट। बड़ा कौन था? मुगल सम्राट। तो शाह आलम द्वितीय के साथ पहली संधि हुई, उसको हम लोग पढ़ चुके हैं। और दूसरी संधि किसके साथ होती है? शुजाउद्दौला के साथ। शुजाउद्दौला के साथ। शुजाउद्दौला के पास दो महत्वपूर्ण ज़िले थे, कड़ा और इलाहाबाद। कड़ा और इलाहाबाद उसको लेकर के जो है किसको दे दिया गया? सम्राट को, शाह आलम द्वितीय को दे दिया गया। शाह आलम द्वितीय को दे दिया गया। ठीक, यहाँ से ये प्रश्न बनते हैं। और इसी के बाद जो है 1773 में एक संधि फिर होती है, बनारस की संधि। 1773 में एक संधि फिर होती है, इसी के समय बनारस की संधि। पहली संधि क्या हो गई? इलाहाबाद की। पहले की संधि क्या हो गई? इलाहाबाद की। और दूसरी संधि होती है बनारस की संधि। कौन सी संधि? बनारस की संधि। बनारस की संधि होती है 1773 में। कब होती है? 1773 में। अब बनारस की संधि में फिर से जो है क्या किया जाता है? जो इलाहाबाद और कड़ा वाला क्षेत्र था वो फिर से 50 लाख रुपये में बेच देते हैं। अंग्रेज जो है फिर से 50 लाख रुपये में शुजाउद्दौला को बेच देते हैं। देखो कितनी कहानी खेली। शुजाउद्दौला से ही ले करके इलाहाबाद की संधि में इलाहाबाद और कड़ा किसको दे दिया? मुगल सम्राट को। और मुगल सम्राट से तू कौन होता है बे? ला इधर दे इलाहाबाद, वो बनारस, वो इलाहाबाद और कड़ा। फिर बेच देते हैं किसको? इसी को। मतलब देखो शुजाउद्दौला की ही ज़मीन ले करके संधि में, इलाहाबाद की संधि में किसको दे दिया? मुगल सम्राट को। फिर मुगल सम्राट से कहा लावे मेरे को दे, मैं इसको बेचता हूँ फिर से उसी को जिससे लिया था। तो फिर से 50 लाख रुपये में शुजाउद्दौला को बेच देते हैं। बड़े 420 थे जो है अंग्रेज। तो बनारस की संधि इसलिए याद रखना 1773 में होती है बनारस की संधि। और इस संधि में जो है इलाहाबाद और कड़ा को फिर से शुजाउद्दौला को पैसे लेकर दे दिया जाता है। इसके बाद में आसफ उद दौला आता है। आसफ उद दौला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, यहाँ से प्रश्न बनता है। इसने क्या किया था? अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। राजधानी फैजाबाद से अब कर दिया था लखनऊ को। किसको कर दिया था? लखनऊ को। तो ये प्रश्न यहाँ बनता है। राजधानी अब ये 1775 में जो है नवाब बना, तो फैजाबाद से राजधानी 1775 में ही कहाँ ले जाता है? लखनऊ। तो यहाँ से देखो आप ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश में जो पहली राजधानी लखनऊ बनी थी, कब बनी थी? 1775 में बनी थी। हमारे राज्य की पहली राजधानी जो लखनऊ बनी थी वो कब बनी थी? 1775 में। लेकिन इसके पहले राजधानी कहाँ थी? लखनऊ की फैजाबाद थी। अपने राज्य तो जानना जरूरी है। और राजधानी लखनऊ राजधानी बनाने वाला कौन था? आसफ उद दौला। कौन था? आसफ उद दौला। तो इसने अपनी राजधानी लखनऊ बनाई थी। अब लखनऊ में राजधानी बनाई है तो लखनऊ में कुछ बनाएगा भी। वहाँ मुहर्रम होते हैं, मुस्लिमों को त्यौहार बढ़िया क्या होते हैं? जैसे हमारे लोग दिवाली, दीपावली और होली होती है, ऐसे ही मुस्लिम त्यौहार मुहर्रम होते हैं। क्या होते हैं? मुहर्रम। तो मुहर्रम में ताज़िया रखने के लिए इसने जो है एक इमाम बाड़ा बनवाया। क्या बनवाया? इमाम बाड़ा। क्या बनवाया? इमाम बाड़ा। तो मुहर्रम में ताज़िया रखने के लिए इसने इमाम बाड़ा बनवाया। और इसी इमाम बाड़ा में इसने बनवाया भूल भुलैया। क्या बनवाया? भूल भुलैया। जाना आप देखना, ठीक है? अभी ताजमहल ही नहीं देखे होगे तो भूल भुलैया क्या देखोगे? भूल भुलैया में घुस जाओगे तो निकल नहीं पाओगे। इधर जाओगे लगेगा कि ऊपर चढ़ रहे, नीचे उतर जाओगे, नीचे चढ़ रहे उतरोगे लग रहा है ऊपर चले जाएंगे। ऐसे है, हम तो फंस गए एक बार, 2-3 बार गए हैं लेकिन जान नहीं पाते हैं। तो लेकिन गाइड होते हैं वो बड़े जो है वैसे होते हैं बदमाश। वो अगर गाइड के पीछे लगोगे तो अपने टीम को रोक देंगे, कहीं रुक जाओ, इनको जाने दो, मिस होने दो उधर। लेकिन हम इस बार गए, हमने कहा अब हम जो है पीछा करेंगे इनका, तो चुपके चुपके पीछा करते फिर नीचे उतर जाए, नहीं तो लग रहा था फिर गाइड करनी पड़ेगी। तो ऐसा है, गाइड वाले पैसा भी ज़्यादा लेते हैं। तो इमामबाड़ा ऐसा है। और ये इमामबाड़ा जो है बिना स्तंभों का जो उसको हॉल बना है, बड़ा सा बिना स्तंभ का है। तो प्रश्न आता है उसमें स्तंभ नहीं, देखो इतना टेक्निक से बनवाया था इसने कि बीच में पिलर नहीं डाला है और बड़ा सा हॉल बनवा दिया जहाँ ताजिया रखी जाती थी। ठीक है, तो ये इमामबाड़ा। अब ये इमामबाड़ा पहले था थोड़ा बड़ा था तो इसको क्या कहते हैं? बड़ा इमामबाड़ा। तो भूल भुलैया किस में? बड़ा इमामबाड़ा में। और इधर मैंने एक नाम लिखाया था मोहम्मद अली।
किसका नाम लिखाया था? मोहम्मद अली, जो कि नवाब था, 9 नंबर का नवाब था। इसने क्या किया था, एक इमामबाड़ा और बनवाया लखनऊ में, जिसको कहा था छोटा इमामबाड़ा। क्या कहा था? छोटा इमामबाड़ा। तो ये 2 चीज़ याद रखना, इसका बस खाली यही नाम रखना है। छोटा इमामबाड़ा किसने बनवाया था? मोहम्मद अली ने। किसने बनवाया था? मोहम्मद अली ने। और बड़ा इमामबाड़ा किसने बनवाया था? आशफुद्दौला ने। और राजधानी परिवर्तित किसने की थी? आशफुद्दौला ने। ठीक, तो ये जो है इससे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हो गई। और कुछ है इसमें क्या? हाँ, और इसी के समय जो है फैजाबाद की संधि होती है। इसी के समय फैजाबाद की संधि होती है। 1775 में ही एक होती है फैजाबाद की संधि। ठीक, देखो 2-3 संधियाँ थी। फैजाबाद की संधि भी याद रखो। पहला इलाहाबाद की संधि, फिर बनारस की संधि। दोनों किसके समय हुई है? शुजाउद्दौला की। और आशफुद्दौला के समय फैजाबाद की संधि होती। इस संधि में बनारस की मतलब बनारस पर अंग्रेज़ों का वर्चस्व स्थापित हो जाता है। यानी बनारस अब किसका हो गया? अंग्रेज का हो गया इस संधि के तहत। तो बनारस की सर्वोच्चता स्थापित हो जाती है। और दूसरा ये कहते हैं ठीक है बनारस तुमने हमको दिया है अंग्रेज, तो हम क्या करेंगे, तुम्हारे यहाँ की जो बेगमें हैं अवध की, जो क्या है, ये बड़े बड़े शैतान थे। वाई अली साहब 500 बीबियाँ रखता था, कन्हैया बना घूम रहा था। वाई अली साहब ने 500 शादियाँ की थी। इसने तो एक वही बनवा दिया था जो है रहने के लिए, अपने जो है हरम ही एक टाइप का महल बनवा दिया था। ठीक है, तो यहाँ के लोग तभी तो कहते हैं नवाबी झाड़ रहा है। तो इसने जो है मतलब फैजाबाद की संधि के तहत फिर ये हुआ कि तो तुम्हारे यहाँ की जो महिलाएं हैं, बेगमें हैं, उन बेगमों के पास बड़ा सब नौलखे हार वगैरह पहनती थी ना, तो उनकी सुरक्षा हम करेंगे, उनकी संपत्ति की हम सुरक्षा करेंगे। क्या करेंगे? सुरक्षा करेंगे। इस बात की संधि हुई। और उसके बाद में 1781 ईस्वी में जो है वारेन हेस्टिंग आया, इस संधि का उल्लंघन करता है और अवध के नवाब की बेगमों की संपत्ति सब लूट लेता है। मतलब एक तरफ संधि भी किया। संधि इसलिए किया कि बनारस हमको मिल जाए, लेकिन बदले में क्या देंगे हम तुमको, तुम्हारे यहाँ की जो बेगमें हैं उनको सुरक्षा देंगे, उनकी संपत्ति नहीं लूटेंगे। लेकिन 1781 में वारेन हेस्टिंग्स ने जो है क्या किया, कहा बाहर में जाए संधि, लाओ निकालो, सब लाइन में लगवा दिया। कहा निकालो गहने जितनी पहनी हो साहब दो। तो सब पूरी बेग में बहुत सारी थी, सब बेगमों ने जो है गहने निकाल दिए और दे दिए। हाँ, तो ऐसे ऐसे कांड किए हैं अंग्रेज़ों ने अवध के साथ में। ठीक, इसके बाद में जो है वज़ीर अली आता है। इसके समय की ये 2-3 बातें हो गई। जैसे इसने आशफुद्दौला ने राजधानी लखनऊ परिवर्तित की। अपनी 1775 में राजधानी कहाँ बनाई? लखनऊ। और लखनऊ पहुँच गया तो कुछ महल वहल बनवाएगा, तो इमामबाड़ा बनवाया। और इमामबाड़ा में ही भूल भुलैया बनवाया, उसी में भूल भुलैया। और ये ऐसी संरचना है जो बिना स्तंभ की है। ठीक है, और इसी समय 1775 में फैजाबाद की संधि होती है। और इसी संधि का उल्लंघन करता है गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। और जो है जो नवाब की बेगमें थी उनसे संपत्ति लूटता है। तो ये मुख्य बातें थी। इसके बाद में वज़ीर अली आता है। वज़ीर अली जो है इसी का पुत्र था। 1797-98 बहुत कम समय के लिए इसको अंग्रेज अपनी तरफ मिला लेते हैं और शहादत अली खां से एक संधि करते हैं। कहते हैं बेटा तुम हमको जो है इलाहाबाद दे दो। फिर से इलाहाबाद के साथ खेल रहे हैं। इलाहाबाद इसी को बेचा और फिर से कह रहे हैं कुछ धन दे दो, कुछ और इलाहाबाद जिला दे दो। सब उपजाऊ इलाहाबाद था, आज भी उपजाऊ है, तो इलाहाबाद दे दो और कुछ पैसे दे दो और तुमको हम क्या बनाते हैं, अवध का नवाब। तो वज़ीर अली को कहा बेटा तुम अभी नए हो, क्या मतलब है, तुम अपने चाचा को बनाओ। तो शहादत अली वज़ीर अली का क्या था, चाचा था। तो शहादत अली खां बनता है नवाब की गद्दी पर बैठता है। कैसे? जो है धन दे करके, अंग्रेज़ों को धन दे करके और इलाहाबाद दे करके नवाबी झाड़ता है। लखनऊ अवध में नवाब बन जाता है। अब नवाब बन जाता है, अभी तो नवाब था, सोचता है राजा भी होना चाहिए, हमको राजा भी होना चाहिए। तो फिर पैसा देता है लॉर्ड हेस्टिंग्स को। लॉर्ड हेस्टिंग्स उसमें गवर्नर जनरल होता है, उसको पैसा देता है, कहता है मुझे राजा की पदवी दे दो। तो वो राजा की पदवी खरीद लेता है धन दे करके। तो राजा की पदवी कौन खरीदता है? शहादत अली खां। किससे? लॉर्ड हेस्टिंग्स से। वारेन हेस्टिंग्स के बाद आया था लॉर्ड हेस्टिंग्स, अलग है दोनों, ठीक है। वारेन लगा है तो वो पहले आया था, लॉर्ड आया था बाद में। तो वारेन हेस्टिंग्स को पैसा दे करके, वो लॉर्ड हेस्टिंग्स को पैसा दे करके राजा की उपाधि खरीदता है। कौन खरीदता है? शहादत अली खां। ठीक, एक तो मतलब अपने नवाबी भी पैसे देकर ही खरीदा, इलाहाबाद दे करके और जो है धन संपत्ति दे करके। तो इस तरीके से 1798 से 1814 तक ये नवाब रहता है। इसके बाद में गाजीउद्दीन हैदर खां, मोहम्मद अली खां, अमजद खां, ये सब कोई मतलब के नहीं थे, आए गए और बात हो गई, कुछ नहीं। बस खाली मोहम्मद अली ने छोटा इमामबाड़ा बनवाया था।
इसके बाद में वाजिद अली शाह आते हैं, सबसे आखिरी नवाब। अवध के सबसे आखिरी नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह। ये बड़े फेमस रहे। इन्होंने 500 के करीब बीवियाँ रखी थी, इनकी बेगमें थी इतनी ज़्यादा। और हाँ, ये बहुत भयंकर नवाब थे जो है, इतने भयंकर नवाब थे। अब धीरे धीरे बुढ़े होते जा रहे थे। तो 1847 से 1856 तक रहे। इनके समय में जो है अब डलहौजी आ गया था भारत में गवर्नर जनरल बन करके। कौन आ गया था? डलहौजी। और डलहौजी की एक नीति थी हड़प नीति। कौन सी नीति? हड़प नीति। तो हड़प नीति के तहत अवध को हड़पना था उसको। तो फिर वो कहता है कोई ना कोई कारण होना चाहिए ना, अभी तो सब कुछ चल रहा है सही से। तो फिर एक जो है रिपोर्ट, मतलब एक वो बनाया जाता है, एक जो है आउटरम के नेतृत्व में एक रिपोर्ट आती है। आउटरम को दे दिया जाता है कि तुम जो है अवध का सर्वेक्षण करो। क्या करो? सर्वेक्षण करो। तो आउटरम एक रिपोर्ट बना कर देता है, उसमें कहता है यहाँ पर कुशासन है। नवाब जो है वो अपने मदिरा में और उसमें रासलीला में मस्त रहता है अवध का नवाब। और अवध में बड़ी महंगाई बढ़ गई है, बहुत कुशासन है, व्यवस्था सही नहीं है। ठीक है, तो कुशासन का रिपोर्ट सौंपता है कौन? आउटरम। कौन सौंपता है? आउटरम एक रिपोर्ट बनाता है जिसमें बताता है कि अवध में क्या है? कुशासन है। हाँ, बहुत सारे जो है यहाँ पर राजनीति अच्छी नहीं चल रही है। तो फिर डलहौजी को ये बहाना मिल जाता है और डलहौजी 1756 ईस्वी में अवध को क्या कर लेता है? 1856 में, 1756 नहीं, 1856 में अवध को किस में मिला लेता है? अंग्रेजी राज्य में। तो 1856 में कब मिला लिया गया? 1856 में अवध को। और आउटरम की रिपोर्ट आती है 1854 में। 1854 में आउटरम की रिपोर्ट आती है। उस रिपोर्ट को आधार बनाते हुए अवध में कुशासन का आरोप लगाया जाता है। किसका? कुशासन का, कि शासन अच्छा नहीं है, शासन अच्छा नहीं है। और कुशासन का आरोप लगा करके जो है डलहौजी ने क्या कर लिया? हड़प लिया। उसने कई राज्यों को इस तरीके से हड़पा, जो है बरार को हड़पा। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी यहाँ फिर भूल जाओगे। तो यहाँ पर अभी समझो 1856 में उसने जो है अवध को हड़प लिया। कौन सा आरोप लगा करके? कुशासन का आरोप। प्रश्न आता है कि जो है हाँ, डलहौजी ने किस राज्य को किस नीति के तहत हड़पा? तो कुशासन का आरोप लगा करके। उत्तराधिकार का जो है उत्तराधिकार ना होने के कारण झांसी को हड़प लिया था। झांसी की रानी का जो राज्य था उसमें उत्तराधिकार नहीं था, कोई उत्तराधिकारी बच्चा था उसका जो मर गया था माल न्यूट्रिशन के कारण, कुपोषण का शिकार होकर के, तो कोई उत्तराधिकार नहीं था। ठीक है, जो गंगाधर राव थे उसके पति थे वो भी मर जाते हैं, जो है मतलब वो छोटी थी, बच्ची थी बेचारी, जो है उसकी शादी हो जाती है जो है अपने से ज़्यादा उम्र के, तो जल्दी वो मर जाते हैं। आप मूवी देखना उसकी, ये सब देखा करो। झांसी रानी की आई थी ना, क्या नाम था मूवी का? रानी लक्ष्मीबाई। हाँ, बहुत अच्छी मूवी है। तो ये सब इतिहास पढ़ करके जब मूवी देखोगे तो देखने का जो है नज़रिया बदल जाएगा आपका। ठीक, तो इस तरीके से जो है यहाँ पर 1856 में हड़प लेता। अब ये जब अंग्रेज सैनिक पहुँचते हैं इसको बंदी बनाने कि चल तुझे जो है अब तो अवध हमारा हो गया और तुझे जो है पेंशन दे करके कलकत्ता भेजते हैं। तो कलकत्ता भेजने के लिए जब सैनिक पकड़ने गए इसके अंग्रेज़ों के, तो इसके सैनिक तो भाग गए और ये बैठा था। ये अभी सैनिक जो है एक ही जूता पहना पाए थे, जो जूती वो भी जूती आती थी अवध की जूतियाँ, देखिए ना जो शादी ब्याह में जो नागरा पहनते हैं ना, तो उस टाइप की जूती होती है इनकी नवाबों की। तो वो एक जूती खाली पहना पाया था, एक जो इसका नौकर था, और वो भाग गया देख करके अंग्रेज सैनिक को। ये बैठा रहा मुँह ताव देता रहा। अंग्रेज आए, कहें तू क्यों नहीं भागा? कहा एक ही जूती तो पहने थे, दूसरी जूती नहीं पहने हैं, अगर दूसरी पहनाते तो हम भी भाग जाते। कहता अरे तभी तो तुम नवाब हो। कह रहा और क्या, नवाबी हमारी किस लिए जानी जाएगी भाई, आगे चलकर इतिहास में यही चीज़ तो लोग जानेंगे कि एक जूती न पहनने की वजह से भागे नहीं थे। हाँ, तो ऐसा नवाब था ये। तो अवध की नवाबी जो है इससे छीन करके इसे कलकत्ता निर्वासित कर दिया जाता है पेंशन देकर। अब इसकी पत्नी बची, एक पत्नी, बहुत सारी पत्नियाँ थीं, उसमें बेगम हजरत महल बचती है। कौन? बेगम। बचती बहुत है लेकिन बेगम हजरत महल जो थी वो 1857 के विद्रोह में अवध से, लखनऊ से जो है विद्रोह में भाग लेती है। जब 1857 का विद्रोह होता है तो नाना साहब कानपुर से अपनी सैनिक लेकर आ जाते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हैं। और लखनऊ से कौन आता है? बेगम हजरत महल। नवाब तो पहुंच गया कहाँ? कलकत्ता। नवाब बुढ़ा था, कलकत्ता पहुंच गया, वहाँ पर उसको पेंशन देकर बंद कर दिया गया। भाई बंगाल में अंग्रेजों का वर्चस्व था तो उसे कलकत्ता भेज दिया जाता है पैसे जो है पेंशन दे करके। और उसकी बीवी जो बचती है बेगम हजरत महल, वो 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों से जो है लोहा लेती है। वैसे लोहा नहीं लेती, राज्य पूरा हड़प लिया,
तब जो है जब देखा कि माहौल बन गया है चारों तरफ से, इसलिए 1857 की क्रांति सफल नहीं हो पाई थी। अभी पढ़ेंगे हम लोग सारा कारण, क्योंकि इसमें कौन भाग ले रहे थे? जो सताए हुए थे, जिनको पहले तो अंग्रेज चाटुकारिता कर रहे थे तुम जो है, ठीक है। अब जब तुम्हारा राज्य सब हड़प ले रहा है तब तुम 1857 का विद्रोह कर रहे हो। उधर नाना साहब का भी यही हाल था, उनको पुणे से उठा करके भेज दिया था बिठूर कानपुर के पास में, वो भी बस पेंशन बंद कर दिया। पेंशन दे रहे होते तो नहीं करता वो भी। तो इस तरीके से, तो इसीलिए 1857 की क्रांति की असफलता का ये कारण थे। तो इस तरीके से 1856 में डलहौजी ने जो है अवध को क्या कर लिया? अधिग्रहण कर लिया, ठीक। तो इसको एक बार फिर से हम लोग रिकॉल करते हैं और ये पूरा तैयार हो जाएगा। पहला जो है नवाब सादत खां, जिसने क्या किया? अवध की स्थापना की। अपनी राजधानी किसको बनाया? फैजाबाद को। फिर बाद में फैजाबाद से राजधानी कहाँ जाती है? लखनऊ। कब जाती है? 1775 में। कौन लेके जाता है? आशफुद्दौला। कौन लेके जाता है? आशफुद्दौला, ठीक है। और आशफुद्दौला ने ही बड़ा इमामबाड़ा बनवाया। क्या बनवाया? बड़ा इमामबाड़ा बनवाया। और इसके अलावा उसी में भूल भुलैया बनवाया जो स्तंभ रहित है, स्तंभ नहीं है उसमें, ठीक है। और इसी के समय एक संधि होती है, कौन सी? बनारस की संधि। कौन सी संधि? बनारस की संधि। और दो संधियाँ किसके साथ होती हैं? शुजाउद्दौला और अंग्रेजों के साथ में। इलाहाबाद की संधि 1765 में और बनारस की संधि 1773 में, ठीक है। तो और जो है इसके समय की, शुजाउद्दौला के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या है? बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध किसके एक त्रिगुट बनाता है किसके साथ में? बंगाल के नवाब अब्दस्त नवाब मीर कासिम, अब्दस्त था ना, अब्दस्त नवाब मीर कासिम, और इसके अलावा मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ में। तो उसके साथ में जो है बनाता है एक त्रिगुट, और त्रिगुट युद्ध होती है कहाँ पर? 1764 के बक्सर के मैदान में। तो दो संधि याद रखनी है शुजाउद्दौला के समय की, जो है इलाहाबाद की संधि और बनारस की संधि। और इसके अलावा वज़ीर अली कोई मतलब का नहीं, फिर शहादत अली खां आता है। इसने जो है पैसे दे करके जो है नवाबी प्राप्त की, पैसा और इलाहाबाद दे करके नवाबी प्राप्त की थी। और ये सब आए गए कुछ नहीं। मोहम्मद अली ने छोटा इमामबाड़ा बनवाया। लखनऊ में छोटा इमामबाड़ा किसने बनवाया? मोहम्मद अली 1838 में। अगर सन भी आ जाए तो याद रखो 1838 में। कुछ नहीं आता, ये सब कुछ नहीं आता, सन कुछ नहीं आता, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। बस इमामबाड़ा आ जाएगा कि इमामबाड़ा लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा किसने बनवाया था? आशफुद्दौला ने। किसने बनवाया था? आशफुद्दौला। और छोटा इमामबाड़ा किसने बनाया था? मोहम्मद अली ने, ठीक है। मोहम्मद अली यहाँ का नवाब, अवध का नवाब मोहम्मद अली शाह, ठीक। और जो है सबसे आखिरी नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। सबसे आखिरी नवाब अवध का कौन था? वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह की सबसे महत्वपूर्ण घटना की थी, इसके समय में जो है अंग्रेज अधिकारी आउटरम की रिपोर्ट आती है। किसकी रिपोर्ट आती है? आउटरम की रिपोर्ट आती है। और आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगा करके अवध को क्या कर लिया? हड़प लिया। कब हड़पा? 1856 में। फिर अब जो है लखनऊ वाले क्षेत्र से 1857 के विद्रोह में इसकी पत्नी बेगम हजरत महल भाग लेती है। बस इतनी कहानी है अवध की, द एंड, ठीक है।